गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 15 नीलकंठ। स्टार्ट करते हैं। नीलकंठ के लेखिका हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की एक विशेषता है कि वो हमेशा पशु पक्षियों जानवरों इन पे अपनी कहानी लिखती हैं। वो पशु प्रेमी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। आदेश यानी ऑर्डर। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत इशारा किया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, स्टार्ट किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार, चिड़ियों को पकड़ने वाला चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी, मेल और फीमेल। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मतलब लोग बाग इसको फर्जी काम करते हैं, तो इसलिए मैं उनको न दे करके आपको देना चाहता हूँ। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है। रोजगार यानी कामकाज। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए, मतलब उन्होंने बहुत सारा भाषण दे दिया इसके ऊपर, कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान, तीतर भी एक चिड़िया का ही एक रूप होता है, तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण यानी छोटा था कि वह पक्षी शावक, शावक यानी होता है बच्चे, मतलब पक्षी के छोटे बच्चे, जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र के जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ, निरीक्षण यानी जांच, साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। मैं तो उस तरफ देख रही थी, लेकिन वो बोले ही जा रहे थे। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 पैसे लिए हैं। जोड़ा यानी कपल। 12 कहाँ भाई, जरा सोच लो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मूजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप तो मुनासिब सही समझे वो दे दें। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने एक छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चोकटे का चित्र जीवित हो गया। मतलब वो अब उड़ने लगे, खेलने लगे। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। मतलब मैं चिढ़ने लगी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे होते हैं? स्पेशल पर होते हैं? है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न यानी कोशिश में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां, सत्तू यानी आटा, गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़ों से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे रहने का घर का गौरव प्रदान किया।
2-4 दिन से वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास यानी छुप कर रहते थे और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर यानी संतुष्टि हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत यानी प्रकट होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा बिल्ली, उसकी बिल्ली का नाम था, इन नवागंतुक यानी नए आए हुए मेहमान का पता लगा सकती थी। अब और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, मतलब उसकी खोज का क्या परिणाम होता। आप जानते हैं बिल्ली झपट्टा मारती है तो ये छोटे जीव परेशान होते हैं, तो वो यही कह रही थी उसे छुप के रखना पड़ता था। यह अनुमान करना कठिन नहीं है, वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकृत चेष्टा का प्रश्न था। मतलब उन्होंने वहाँ पे आकर के अपना अधिकार कर लिया था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरे मेज को अपना सिंहासन बना ले, ये स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जारी यानी संस्कृत में मार्जारी बोलते हैं किसको, बिल्ली को, के लिए असहाय ही कही जाएगी। मतलब ऐसी ही उनकी हिम्मत कि वो उसके यहाँ पर रह सके, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती, उनके साथ गलत काम नहीं करती थी, उनको मारती नहीं थी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, मतलब वहाँ सब चिड़िया रहने लगी तो एक ऐसा लगा चिड़िया खाना हो गया, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया, आश्चर्य जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। मतलब जैसे नए कपल घर में आते हैं उनका स्वागत होता है, इसी तरह उन दोनों का भी स्वागत किया गया। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू कुटरगू रागनी अल्पाने लगे। नाम है लक्का कबूतर का। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश यानी छोटे छोटे से खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते माने भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मैंने चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया था। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनता है। इल्ली यानी छोटा सा बच्चा, उससे तितली बनती है। तितली के छोटे से स्टार्टिंग जो होती है उसे इल्ली बोलते हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे छोटे से बच्चे अब बड़े होते जा रहे थे। मोर के सिर की कलंगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच सघन यानी गहन हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रणी की नीलाभ धुती झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा, हरी ग्रीवा यानी गर्दन कि हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उछलने गिरने लगी। दक्षिणी वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त यानी प्रकट होने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। इसका मतलब ये कि उसके शरीर के अलग अलग पार्ट की विशेषता बताई जा रही है। उसकी गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसके नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी गर्दन करके शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो कुमारता यानी स्पेशलिटी थी और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक मतलब स्पेशल तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति, धीरे धीरे गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी उसके साथ साथ चलने लगी। नीलाभ यानी नीली ग्रीवा यानी गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने वाली मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मतलब नीला है इसलिए नीलकंठ रखा गया और उसके साथ हमेशा रहने वाली, जैसे श्री कृष्ण के साथ में राधा रहती हैं वैसे ही नीलकंठ के साथ हमेशा उसका साथ बने रहने वाली उनका नाम रखा गया राधा।
मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति, नेता और संरक्षक नियुक्त कर लिया, सबको देखरेख करने वाला। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता। चंचू यानी चोंच। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और जब तक वे आर्त क्रदन न करने लगते, मतलब रोने नहीं लगते, उन्हें अधर में लटकाए रहता। अब कभी कभी उनकी पैनी चोट से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता। कर्णवेद यानी कानों में जब हम छेद करवाते हैं उसे कर्णवेद संस्कार कहते हैं। तो उसकी चोट से कभी कभी उनके कान में छेद हो जाता था, पर वे कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वह सब उसकी लंबी चोंच और सघन पंखों में छुआ-छुअल यानी लुका छुपी का खेल या भागा दौड़ी का खेल खेलने लगते थे। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। ऐसे इस चित्र में बताया गया है। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसने ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल रहा सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद यानी धीरे स्वर की व्यथा परेशानी पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया, फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट यानी बेहोशी सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका यानी चोंच होती है ऊपर की, जो हमारी सिर का जो हिस्सा होता है उसे केका बोलते हैं। केका से किसी असमय घटना की सूचना सब ओर प्रसारित हो गई, फैल गई थी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे उष्णता देता रहा, गर्मी देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ गया था। कार्तिकेय का वाहन था, युद्ध वाहन था मयूर, तो आज समझ में आ रहा था कि मयूर उन्होंने क्यों रखा था। जितना ही वो सुंदर था उतना ही दिल से अच्छा था। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है यानी बुरा कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मानवीकरण यानी उसको एक स्पेशलिटी देख करके पता चल रही थी। सुंदरता तो वो शुरू से ही, सुंदरता तो के लिए फेमस है ही सही। वो मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहती थी। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। मतलब जब मेघ आते थे तो वो बारिश में नाचता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिने ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर, मतलब अपने पंख फैलाकर नृत्य की भंगिमा में या मुद्रा में खड़ा हो गया। तब से नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई थी। रोजाना ऐसे ही करता था वो। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत यानी एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नकुली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था,
उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले धीरे धीरे उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय आश्चर्य भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, यानी खिले हुए फूल और फल फूल जो होते हैं उससे वृक्ष जो लदा रहता था उसको वो ज़्यादा पसंद थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर होता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। मतलब उनको देख के वह खुश होता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वह हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। तब उसकी मंद केका की गूंज अनगूंज त्रिव से त्रिवतर होती गई। धीरे धीरे वो नाचने लगता था। मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति, सोपान यानी सीढ़ी बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती, नीलकंठ के नृत्य का वेग यानी तेज उतना ही बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वह दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की, मूंज यानी रस्सी बोलते हैं, मूंज से बंधे यानी रस्सी से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस तरह एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। मतलब घायल मोरनी थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी, मतलब वो फिर बोलने लगे, देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है ना। आप न आई होती तो मैं उसके सिरे से पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश ये है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मैंने पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना दिया। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसे राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न किसी को नीलकंठ के समीप आने देती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वो पंजों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चला चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर उसके अंडे फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए, फैला दिए। इस कलह कोलाहल से, उस शोर से, उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। जितना वो खुश रहता था वो बंद हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा नहीं होता था। अब उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद इसमें सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के महीने के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने का संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई।
संगम यानी जहाँ दो धाराएं मिलती हैं। जब गंगा की बीज धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं में से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेत सी कई दिन कोने में बैठी रही, यानी बेहोशी जैसी। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की, उसको ढूंढना स्टार्ट किया। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल जाती थी और आम, शोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली, अल्सेशियन डॉग होता है, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इस 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया था वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही अकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाते हैं, मतलब बादल आ जाते हैं, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को त्रिउतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। इस तरह से महादेवी वर्मा ने इस लेसन में पक्षियों के प्रति जो प्रेम होता है, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उसको दर्शाया है। महादेवी वर्मा वैसे भी पशु प्रेमी थी, तो वो अपने जो भी कविताएं, कहानियाँ होती हैं वो इन पे ही आधारित रखती हैं। इस तरह से ये लेसन कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने नीलकंठ लेसन पढ़ा। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर का नाम नीलकंठ इसलिए रखा गया क्योंकि उसकी ग्रीवा नीली थी और सुंदर थी, और मोरनी का नाम राधा इसलिए रखा गया क्योंकि वो हमेशा नीलकंठ के साथ एक साये की तरह, छाया की तरह रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत इस तरह हुआ जिस तरह एक नए वर वधू शादी करके या उनका स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार सभी जो पशु पक्षी थे उन्होंने उसका स्वागत किया। जैसे क्या बोलते हैं, कबूतर था, वो नाचने लगा, गुटरगू करने लगा नाच नाच के, और जो बड़ा खरगोश था वो उसको एकटक देखता रहा, छोटे खरगोश भी एक आंख बंद करके उसको देखते रहे, तोते देखते रहे। इस तरह वो सभी के आकर्षण का केंद्र बना। 3rd है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? तो लेखिका को नीलकंठ की गर्दन हिला करके और शब्दों को सुनना, नीचे गर्दन करके शब्दों को सुनना, और हौले हौले धीरे धीरे लेखिका के हाथों से चनों को खाना, वो बहुत सुंदर लगता था। वो और जब मेघ गरजते थे, बादल बरसते थे, तब वो अपनी तन्मयता के साथ पंखों को फैला करके, मंडलाकार फैला करके नाचता था, वह भी उसको बहुत सुंदर लगता था। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? ये वाक्य इस ओर संकेत कर रहा है कि जब लेखिका के घर में एक घायल मोरनी को वो लेकर के आती है, तो वो क्या होती है, उसका नाम कुब्जा रखा गया क्योंकि वो थोड़ी सी सही नहीं थी, इसलिए उसका नाम कुब्जा रखा गया। लेखिका ने उसका नाम कुब्जा रखा, लेकिन वो बहुत ही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, वो सबको चोंच मार मार कर घायल करती थी, नीलकंठ के पास किसी को भी आने नहीं देती थी। इस तरह वो राधा को भी चोंच मारकर उसने घायल कर दिया था। इस तरह से वो सबके साथ रहने लायक नहीं थी, वो अलग प्रकार की थी, भिन्न थी। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है? क्योंकि जब मेघ बरसते थे तो वो क्या करती थी, नीलकंठ क्या करता था, मंडलाकार पंखों को फैला करके नाचता था, और इसी तरह वो जाली घर में रहना पसंद नहीं करता था, उसका रहना मुश्किल हो जाता था।
जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हुआ? कुब्जा के साथ ये संभव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो सबसे ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, सबके साथ ईर्ष्या करती थी। नीलकंठ के पास आने के लिए नीलकंठ के पास किसी को नहीं आने देती थी, यहाँ तक कि राधा को भी वो परेशान करती थी। अपनी सोच से वो सब जीव जंतुओं को मारती थी, उन्हें घायल करती थी, इसलिए वो इस प्रवृत्ति की थी। इस तरह से नेक्स्ट है नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नीलकंठ का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा सरल, सहज था, दयालु था, वो सबकी रक्षा करता था, रक्षक था और सरल स्वभाव का था और चतुर स्वभाव का भी था कि जब एक दिन जाली घर में, पशु पक्षियों के जाली घर में सांप आ जाता है और वो अपने मुंह में एक खरगोश का बच्चा पकड़ लेता है, तो जैसे ही नीलकंठ को इस तरह की आवाज़ आती है, क्रदन सुनाई देता है, वो भाग के आता है, अपने पंखों को समेट करके जल्दी से आता है और उसके फन को घायल कर देता है अपनी चोंच से, सांप के फन को। और इस तरह से वो जैसे ही वो फन अपना मुंह खोलता है सांप, और उसमें से वो खरगोश बाहर निकल जाता है और इस तरह से वो उसको चोंच मार मार कर घायल कर देता है। इस तरह से वो खरगोश की रक्षा करता है, हमेशा सबके लिए भागता है, सहायता करता है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर इसके कंप्लीट होते हैं।